नमस्कार दोस्तों, यूं तो सरोकार के लिए मैंने सैकड़ों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत से साक्षात्कार करने जा रहे हैं जो कि छात्र जीवन से ही आंदोलनरत रहे हैं। अभी वे फिलहाल लोक क्रांति अभियान संवैधानिक सामाजिक लड़ाई के लिए उसके कन्वीनर बनकर पूरे देश में अलग जगा रहे हैं। गोविंद यादव जी, हालांकि ये जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में पार्टी को लेकर जो विवाद हुआ उसमें कोर्ट में मामला विचाराधीन है, इसलिए ये पूरी ईमानदारी से उस पद का इस्तेमाल नहीं करते हैं और अब वे पूरी तरह से लोक जागृति अभियान के तहत पूरे देश में आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और वंचित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश की राजनीति और पूरे समाज में किस तरह का माहौल चल रहा है और समाज को राजनीतिक तौर पर किस दिशा में जाना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर गोविंद यादव जी से चर्चा करेंगे। नमस्कार। और सबसे पहले तो आपके सरोकार मीडिया के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि देश की राजनीति में आने वाले जो नेता हैं वे जनता से तो तरह तरह के वादे करते हैं कि वे चुनाव लड़ेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपकी जायज़ मांगों को पूरा करेंगे, उनके लिए संघर्ष करेंगे और जनता उनके ऊपर विश्वास करके उनको अपना सहयोग देती है और नेता बनाती है। नेता बन के वो मंत्री बनते हैं और फिर उसी जनता का शोषण करने लगते हैं। ये व्यवस्था कब तक चलेगी और ये कैसे सुधरेगी? देखिए, भारत में आपने जो बुनियादी सवाल उठाया है, भारत में संवैधानिक लोकतंत्र है और संवैधानिक लोकतंत्र के 3 मुख्य पहिए हैं। वैसे तो चौथा पहिया आपका पत्रकारिता का भी है, लेकिन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो संविधान की प्रस्तावना से लेके उसके राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फिर जो आपने जनता के अधिकारों की बात की है, तो जनता के लिए जो मूलभूत जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स भी हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न है जो संविधान है उसकी पूरी स्कीम, जो योजना है या जो दर्शन है, वो न्याय और बराबरी पे आधारित है। तो सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि 70 साल में ये संवैधानिक लोकतंत्र है और दलीय प्रणाली है, संसदीय लोकतंत्र भी है। तो यहाँ पार्टियों के से लोग चुनाव लड़ते हैं और एक प्रक्रिया के तहत सरकार बनाते हैं। लेकिन वर्तमान में ये जो पूरा संवैधानिक लोकतंत्र के जो 3 खम्भे हैं, बल्कि चौथा खम्भा भी आपका यदि जोड़ दिया जाए तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, 4 खम्भों पे संकट के बादल हैं। अभी जो वर्तमान में जो देश में हालत है वो इतना भयानक है कि अभी आपातकाल नहीं लगा है, लेकिन जो सारे जो कार्यपालिका है, एक ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो एक्ट है 2005 का, प्रधानमंत्री ने ओवरनाइट उसको जो है पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। मतलब न कार्यपालिका या एक प्रधानमंत्री, उसको मंत्रिपरिषद का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को पहले सूचना देते कि मैं लॉकडाउन करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने ना मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई, ना राष्ट्रपति को सूचना दिया और पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। अकेले देश को लॉकडाउन नहीं किया, मतलब पूरी विधायिका को लॉकडाउन कर दिया। आज भी देश की पार्लियामेंट लॉकडाउन है। आज भी जो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, वो तो उनको भी लॉकडाउन कर दिया था प्रधानमंत्री ने। बाद में उनने अपने संवैधानिक दायित्व के तहत उनने अपने आर्डर निकाले कि हम इमरजेंसी जो अर्जेंट मामले हैं उनकी सुनवाई करेंगे। लेकिन ऐसा हिंदुस्तान में अभूतपूर्व संकट कभी नहीं आया। ये बहुत बारीक संवैधानिक बात बोल रहा हूँ। कौन है यादव? इसका सीधा का सीधा जो है जिम्मेदार है कि जो सरकार है, भारत सरकार, प्रधानमंत्री, तो और इसका कस्टोडियन राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति की, विपक्ष की भी हाँ, तो कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में भूमिका होती है। राष्ट्रपति अगर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं
तो ये बादशाहत तो नहीं चल रही है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, स्वतंत्र देश है, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था से काम होता है, तो विपक्ष की भी तो कोई भूमिका है। अब इसमें आपने एक जो बहुत बड़ा प्रश्न उठाया कि विपक्ष की भी बड़ी भूमिका होना चाहिए। एक तो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा, जो संघीय ढांचा है उसके अनुसार जो है भारत सरकार काम नहीं कर रही। तो जो विपक्षों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको अधिकार है, एक भी देश का मुख्यमंत्री ने विरोध नहीं किया, सब डर के मारे चुप है। ऐसा डर क्यों? उनको लगता है कि ऐसा ना हो हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दे, जिस तरह केंद्र सरकार काम कर रही है तो लगे हैं। और अभी आप देखिए कि जो राज्यसभा चुनाव थे वो अभी 18 सीटों के चुनाव तो रोके हुए हैं। बिहार का भी विधानसभा चुनाव है नवंबर में, 2021 में बंगाल का चुनाव है। अभी जो अंदर खाने जो चर्चा है कि शायद वहाँ भी राष्ट्रपति शासन तो लगे। इस सवाल का जो जवाब आपने दिया, तो इस हिसाब से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों को कमजोर करते जाएंगे और ऐसे ही तानाशाही करेंगे। हाँ, डर के रहेंगे लोग। ये जो है एकदम तानाशाही की तरफ देश जा रहा है। तो मैं प्रश्न इसलिए इसको उठा रहा हूँ कि चूंकि इस प्रश्न को अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये बहुत बड़ा संवैधानिक प्रश्न है। और इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनने अभी कहा है कि न्यायपालिका जो कस्टोडियन है, न्यायपालिका को इस पे जो है सो मोटो संज्ञान लेना था कि इस तरह से लॉकडाउन। न्यायपालिका तो इस पे संज्ञान लेती है कि विदेश से जो है जो जहाज में लोग आ रहे हैं तो उसमें एक सीट जो है बीच की खाली होना चाहिए। न्यायपालिका जो है, सुन लीजिए पहले सवाल, न्यायपालिका उस पे जो है संज्ञान सो मोटो नहीं लेती है। जो गरीबों के फपोले पड़ गए हैं, लोग सड़क पे जो है भूखे मर रहे हैं, तो ये तो दायित्व जो है लोकतंत्र में जो पॉलिटिशियन है, आप जैसे समाज सेवक हैं, उनका भी दायित्व बनता है। इसमें जो आपने ठीक बोला है कि न्यायपालिका की जो मैं पिछले 30 साल से भूमिका देख रहा हूँ, और पिछले 6 साल से जो है न्यायपालिका सर्दी खांसी बुखार या मलेरिया का तो इलाज कर रही है, लेकिन कैंसर या कोई बड़ी संकट आता है, संवैधानिक प्रश्न आता है, तो उसमें न्यायपालिका पता नहीं क्यों मौन है, जबकि उसको मौन रहने की जरूरत नहीं है। अब रहा विपक्षी दलों का, तो ये जो 7 राष्ट्रीय दल हैं, फिर जो 25-30 जो है क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये पार्टियां आप समझ लीजिए कि एक राजनीतिक ग्रोहों में तब्दील हो गई। ये सबसे बूढ़ी पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है, अभी वो थोड़ा सा ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया में अभी जो है आपको पिछले 2 महीने से दिख रही है, लेकिन सड़क पे जो विपक्ष दिखना चाहिए, हालांकि लॉकडाउन और संक्रमण के तहत भी जो है अभी जो है गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। अब ये देखिए कि ऐसा आपदा प्रबंधन में नहीं है कि राजनीतिक गतिविधियों को भी आप प्रतिबंधित करो, सरकारी पार्टी चल रही है। तो विपक्षी जो दलीय प्रणाली है ये पूर्णतः असफल हो गई है, इसलिए जनता को विपक्ष की भूमिका अदा करना चाहिए। तो लोक क्रांति अभियान के माध्यम से हम संवैधानिक मूल्यों के लिए एक राजनीतिक आंदोलन जनता को ही खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो संकट है ये परिवार की, जातियों की और मतलब राजनीतिक दलों के नाम पे गिरोह ने पूरे देश के धरती के हर टुकड़े पे कब्जा कर लिया है, और ये बड़े सवालों पे कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा, देश को आजाद हुए 73 साल हो गए, कमोबेश हर जाति के, हर समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति पद पर सुशोभित किया जा चुका है, सिवाय आदिवासी समुदाय के। आदिवासियों के लिए आप बहुत लड़ाई लड़ते रहे हैं। आदिवासियों की संरक्षण के लिए पूरी तरह राष्ट्रपति को जो जिम्मेदारी होती है अनुसूची 5 और 6 के तहत, और राज्यपालों को, जब तक के उन लोगों को पूरे अधिकार नहीं मिलेंगे और राज्यपाल और राष्ट्रपति खास तौर से आदिवासी समुदाय का नहीं होगा, उनका उस प्रभावशाली तरीके से कल्याण नहीं होगा। तो राष्ट्रपति आदिवासी हो, क्या ये मांग उठ रही है कई जगह से? आप इसके समर्थक हैं और ऐसा होना चाहिए कि नहीं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो आज जल, जंगल, ज़मीन या खनिज संपदा है वो सबसे ज़्यादा आदिवासी क्षेत्रों में है, लेकिन ये तो संविधान में था। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, कोई संविधान में परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं थी। संविधान का अनुच्छेद जो 244 है उसमें 5वीं और 6वीं अनुसूची का जिक्र था। तो 5वीं अनुसूची
और 6वीं अनुसूची राज्यपाल और राष्ट्रपति का दायित्व है कि राज्यपाल उनके हर साल रिपोर्ट भेजेगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति भी उसको देखेंगे सारा। लेकिन देश के 70 साल की आज़ादी में देश के सारे राज्यपाल और सारे राष्ट्रपतियों ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। 6वीं अनुसूची तो कुछ जगह लागू हुई है पूर्वोत्तर के राज्यों में, लेकिन 5वीं अनुसूची के जो 9 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ तो 5वीं अनुसूची तक लागू नहीं की है। और अब जो एक बहुत बड़ा इसमें प्रश्न है कि ये जो प्रधानमंत्री ने जो 5 लाख करोड़ का जो आपदा राहत में पैकेज किया है, उसमें 5वीं अनुसूची के अधिकतर जिले हैं जहाँ 4,81,000 हेक्टेयर जो 117 जिले हैं आदिवासी जिले हैं या जो कृषि एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट है, उनकी ज़मीन जो है बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दे रहे हैं। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत में मोदी यदि आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं तो कहें कि विदेशी पूंजी और विदेशी कंपनियों को या देसी बड़ी कंपनियों को और पूंजीपतियों को हम खेती में और ग्राम उद्योग में और इस तरह के काम में उनको अनुमति नहीं देंगे। तो ये सारा का सारा कारपोरेट मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को या देसी कंपनियों को देने का है। और इसमें सबसे ज़्यादा यदि कोई देश में कोई तबका प्रभावित है तो वो आदिवासी है। जो वनाधिकार कानून बनाया, मैं शुरू से कहता था जी वनाधिकार कानून, अब आप देखिए जिस देश में फंडामेंटल राइट जो है लागू नहीं करवा पा रहा सुप्रीम कोर्ट, तो ये फूड का राइट टू फूड, वनाधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये कहाँ से ये अदालतें लागू करवा पाएंगी। तो ये शिक्षा का अधिकार, वनाधिकार में तो पहले दिन से कहता था, हालांकि हमारी पार्टी उस समय जो थी तो मैं इन लोगों से बोलता था कि ये वनाधिकार कानून उनके आदिवासियों के अधिकार छीनने का कानून है, क्योंकि जो पट्टा दिए जा रहे हैं उसमें कोई डेट नहीं लिखी है कि वो कितने दिन का है। तो जो हजारों साल से जो आदिवासी वनों में जंगलों में कब्जा कर रहे थे खेती पे, उनके पास तो कागज नहीं होते, तो वनाधिकार के बाद तो उनको बिना डेट का अधिकार दे दिया जिसको कभी भी ले सकते हैं वो। अच्छा, आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा कि हमारे देश की राजनीति में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, बीजेपी हो, ये लोग अलग अलग जाति और धर्म के लोगों को खड़ा करते हैं। यादव कम्युनिटी से किसी को ले लेंगे, मौर्य से ले लेंगे, मुसलमान से ले लेंगे, दलित से ले लेंगे, ब्राह्मण से ले लेंगे, बनिए से ले लेंगे, ठाकुर से ले लेंगे और उसको उठाएंगे, उससे वोट ले लेंगे, ठीक, सत्ता में आ जाएंगे। वो आदमी जो है अपने वोटर को जो है बेच देता है। ये परंपरा चली आ रही है आज़ाद होने के बाद से। इस परंपरा पे जो है कैसे रोक लगेगी? देखिए, इसका एक ही तरीका है कि जो मैं तो छात्र जीवन से समाजवादी आंदोलन में रहा और उसी के तहत मैं एक विचारधारा के आधार पे, तो मुझे लगता था ये जो जाति है ये इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। तो सब तरह के जो अन्याय और अत्याचार और जुल्म है वो जाति व्यवस्था के कारण है हिंदुस्तान में। तो एक जाति विहीन समाज बनाना, समता मूलक समाज बनाना एक हमारा वो मतलब लक्ष्य संविधान का भी था। फिर ये जो धर्म में भी हमारे यहाँ चूँकि धर्मनिरपेक्ष भी है, तो इसमें ये साझा संस्कृति थी। अब ये जो हिंदुत्व के नाम पे एक प्रकार से ये एक जाति व्यवस्था का रिफाइंड वर्सन है। तो ये लोग जो चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा जातियों की पार्टी बनेगी, कांग्रेस भी अपने तरह से जाति की और धर्म की राजनीति करती रही अपने आज़ादी के बाद से। फिर बीजेपी आई तो समाजवादी आंदोलन और वामपंथी आंदोलन ने इसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन समाजवादी आंदोलन भी जातियों के आंदोलन में परिवर्तित हो गया और बाद में परिवार के खूंटे से बंध गया। तो उसके चलते पूरा जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो सपने थे वो बिखर गए। अच्छा, चलिए, आप यादव कम्युनिटी से जो है बिलोंग करते हैं, यादव जाति के बड़े बड़े नेता देश में हुए हैं। आपके हिसाब से जो है यादव जाति के किस नेता ने सही माने में यादवों का कम से कम उत्थान किया? देखिए, अब ये जो जहाँ तक किसी जाति में जन्म होना, अब मैं किस जाति में पैदा हूँ जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं था। मैं यादव के यहाँ पैदा हो गया, अब मेरे बस में होता तो मैं कहता कि नहीं, मुझे आदिवासी के परिवार में पैदा होना चाहिए, जंगल में पैदा होना चाहिए। वहाँ जाति व्यवस्था नहीं है,
तो वो प्रकृतिवादी दर्शन है। लेकिन अब किसी जाति व्यवस्था है और किसी जाति में जन्म ले लिया है तो ठीक है, लेकिन हमारा जो मूल धर्म होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए, वो प्राकृतिक न्याय वाला होना चाहिए, समता वाला होना चाहिए। तो ये जो जाति के नाम पे शोषण है, अब जाति एक सच्चाई है, तो जो जाति के नाम पे जो उत्तर भारत में जैसे आपने जिक्र किया यादव लोगों का, तो ये जो पिछड़ी जाति थी यादव, पिछड़ी जातियों में ये एक मजबूत जाति थी, तो उनके साथ आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक एक मेरे सवाल का जवाब हम सीधे एक लाइन में ये आप देना चाहें तो दे सकते हैं। मतलब बहुत से नेता यादव कम्युनिटी से हुए और अभी भी हैं, किसने जो है कुछ हद तक कम से कम मैं उसके दूसरा सवाल पूछना इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं, कम से कम उसने उस कम्युनिटी का कुछ उत्थान किया। देखिए पिछड़े वर्ग के संदर्भ में और आप यादव के उसमें फोकस करके पूछ रहे हैं, तो जो पिछड़ी जातियों के लिए जो SC ST का तो आरक्षण था संविधान में, लेकिन जो पिछड़ों को जो संवैधानिक हक और अधिकार मिला वो मंडल कमीशन के चलते मिला। और मंडल कमीशन में ये जो यादवों के कह सकते हैं, शरद यादव एक राष्ट्रीय नेता थे, लालू यादव भी उनके साथ थे, लेकिन उसमें रामविलास पासवान भी थे और अल्पसंख्यक लोग भी बड़े पैमाने में थे। तो जो जनता दल की सरकार थी, VP सिंह की सरकार थी, तो उसमें ये जो प्रतीक के रूप में शरद यादव जी ने उसका नेतृत्व किया मंडल कमीशन के लागू करवाने की लड़ाई का, लेकिन उसमें बाकी लोगों का भी उसमें वो था, मतलब सहयोग था, पासवान जी भी थे, लालू भी थे, लेकिन उसमें अगुवाई शरद यादव जी ने की कि उसको और उसका कोई मंडल कमीशन का एक समाजवादी मतलब जिसको कहते हैं न्यायपूर्ण समाज बनाने का एक रणनीति का हिस्सा था, वो अंतिम लक्ष्य भी नहीं था। लेकिन अब उसको लोग अंतिम लक्ष्य बना के आरक्षण को पकड़ लिए। अब मैं कहता हूँ मुर्गी मर गई और अंडे की लड़ाई जारी है, तो अब निजीकरण हो गया तो आरक्षण तो सब खत्म हो गया। तो जो लोग अभी आरक्षण पे और जातियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ पहले मुर्गी बचेगी तब अंडे की लड़ाई लड़ोगे ना। तो जब देश बचेगा, देश की जो राष्ट्रीय संपत्ति है, संसाधन है, वो बचेंगे, तब उसकी हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब ये जो सारी जातियाँ, चाहे आदिवासी हों, चाहे दलित हों, चाहे पिछड़ी जातियाँ हों, ये अपनी अपनी जाति की पार्टी बना के और कह रहे हैं हमको अपनी हिस्सेदारी दो, आरक्षण दो। तो ये आरक्षण की लड़ाई भागीदारी के लिए है, नौकरी के लिए नहीं है। अच्छा, एक सवाल और, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत हमारे देश में चुनाव होते हैं और कहने को विधायक और सांसद और निगम पार्षद और पंचायत के चुने हुए लोग जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, लेकिन काम तो उनके जो है एक विशेष पार्टी के लिए होते हैं। ये व्यवस्था दोहरी कैसे है, इसको किस तरह से सही किया जाए? देखिए, जो संविधान में तो दलीय प्रणाली का जिक्र नहीं था, संविधान में तो जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत आई है जो है दलीय प्रणाली, संविधान में दलीय का। और पहली बार संविधान में जो 10वीं अनुसूची आई, दल बदल का कानून आया, उसमें दलों का जिक्र आया है। अब ये जनप्रतिनिधित्व कानून में वो जो है, चूंकि वो असल में दलविहीन लोकतंत्र भी एक कल्पना है, लेकिन वो मूल्य आधारित समाज के लिए अवधारणा है। दलीय प्रणाली इसलिए कि आप जिस विचार से, जिस कार्यक्रम से आप जीत के आ रहे हो, तो आपको उसके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसलिए वो जो दलों का व्हिप जारी करने का जो अधिकार है। मगर अब क्या है कि जो दल हैं, इसमें एक सवाल और, दल घोषणा पत्र देते हैं तो फिर उस घोषणा पत्र पर भी प्रतिबद्ध होना चाहिए। चुनाव आयोग को उसको भी ये कहना चाहिए कि इस घोषणा पत्र, इस विचारधारा से आप जीत के आए हो, उसको फुलफिल करो। वो तो कोई नहीं करता है, तो वो दल बनाने का क्या मतलब है? तो दल विहीन लोकतंत्र की व्यवस्था क्यों ना हो? असल में दल विहीन लोकतंत्र की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन एक वैचारिक मूल्य आधारित समाज जहाँ हो। लेकिन यहाँ तो इतनी प्रकार की सामाजिक आर्थिक विषमता है, अमीरी गरीबी है, इसलिए दल विहीन लोकतंत्र में तो जो अभी सब्जी का बाजार, जो राजनीति जिस तरह पैसे वालों को, फिर तो एकदम फिर पूरी तरह पैसे वालों के लिए हो जाएगी। इसलिए इस तरह की पूंजीवादी और असमानता आधारित समाज में दल विहीन लोकतंत्र व्यवहारिक कल्पना नहीं। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि जे जनप्रतिनिधित्व कानून से चुनाव आयोग दलों का रजिस्ट्री पंजीयन करता है, लेकिन चुनाव आयोग के पास दलों की कार्यप्रणाली के नियंत्रण के लिए कोई अधिकार नहीं है। और दल बना लिया तो वो ऐसा हो जाता उसकी एक निजी कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ?
जो चीज का अधिकार नहीं है उस चीज का लाइसेंस तुम कैसे दे रहे हो? चुनाव आयोग अगर आपकी जांच ही नहीं कर सकता है तो ये तो अव्यवस्था है। आप एक एडवोकेट भी हो, इसको चैलेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई जब इसको दल बनता है तो उसको जब जो भारत के जो संविधान है उसकी प्रस्तावना को पार्टी जो पंजीकृत कराते हैं तो अपने पार्टी के संविधान में उसकी शपथ देना पड़ती है, तब चुनाव आयोग किसी। इसी पे एक सवाल, शपथ तो लेकर जो है सांसद सदस्य भी जो है शपथ लेके संसद बनता है, मंत्री भी शपथ लेता है कि मैं बिना किसी द्वेष राग के पक्षपात के सेवा करूंगा। वो शपथ तो कोई मुख्यमंत्री और मंत्री जो पूरी नहीं कर रहा, उस पर क्या कहेंगे? जब ये जो पार्टियां जो है पार्टी के संविधान से चलेंगी, पार्टियां पार्टी के संविधान से, पार्टी के संविधान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सरकार की बात कर रहा हूं। मान लीजिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं, मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, गहलोत साहब हैं। वो जब शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री पद की, सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं, हम घुमा के बात नहीं करते हैं, तो वो क्या लेते हैं शपथ और वो करते क्या हैं? उसको कैसे क्या चैलेंज किया जा सकता है? वो संविधान की शपथ लेते हैं। तीसरी अनुसूची में जो शपथ का प्रारूप है वो भारत के संविधान के अनुसार शपथ लेते हैं। लेकिन वो जब दल में आते हैं, दल की सदस्यता लेते हैं, तो दल के संविधान की भी शपथ लेते हैं। तो जब वो सरकार में कोई प्रधानमंत्री आ गया, मुख्यमंत्री आया, तो वो भारत के संविधान के प्रति भी शपथ से बंधा हुआ है, साथ में वो अपना घोषणा पत्र और पार्टी के संविधान से बंधा है। उसको करना क्या चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं बीजेपी का नहीं, पूरे देशवासियों का 135 करोड़ का 130 करोड़ का प्रधानमंत्री हूं। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ ऐसे फैसले होते हैं, ऐसे कृत्य होते हैं कि जिससे लगता है कि खुलेआम पक्षपात हो रहा है। तो उस शपथ का क्या मतलब? या तो वो शपथ झूठी है या वो शपथ लेके जो है, जैसे आप कोर्ट में एफिडेविट दो, वो गलत एफिडेविट हो और साबित हो जाएगा आपने गलत एफिडेविट दिया तो आप जेल जाओगे। और देश को चलाने के लिए आदमी एक शपथ लेके जो है साइन कर रहा है और वो ऐसा कृत्य कर रहा है जो शपथ में उसने लिया और उसको पूरा नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तो उसके लिए भी तो दंड का प्रावधान होना चाहिए। तो उसमें राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है, प्रधानमंत्री को भी कर सकता है, मंत्री को भी कर सकता है, उसमें प्रावधान है। राष्ट्रपति यदि संविधान के विपरीत कोई काम कर रहा है तो इसका मतलब राष्ट्रपति भी हमारे देश के आंख बंद करके जो है बैठे हुए हैं और खुलेआम हो रहा है। फिर मैं आगे, राष्ट्रपति जो है चूंकि संविधान के संरक्षण का दायित्व उन्हीं के पास है, राष्ट्रपति जो है मौन है, मूक है। तो इसका मतलब जिस आदमी को संरक्षण दिया गया वो संरक्षण भली भांति नहीं कर रहा है। अब वो नहीं कर रहा है तो उनको हटाने की प्रक्रिया है कि महाभियोग से हटाया जा सकता है। अब महाभियोग में आप बोलोगे कि बहुमत नहीं है पार्लियामेंट में, तो जब पार्लियामेंट में बहुमत नहीं है तो जनता की अदालत में जाके जो है इस काम को करना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल और बताइए कि सारे मुख्यमंत्री, जैसे आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि मोदी जी से डर रहे हैं कि सरकार ना बर्खास्त कर दें, तो ये डर की वजह से कब तक जो है उनकी निरंकुशता, उनकी तानाशाही आप लोग बर्दाश्त करेंगे? देखिए, जनता तो नहीं डर रही। अब इतना जो करोड़ों मजदूर जो है निकल गया, अभी लोग जो है स्वास्थ्य कारणों से जरूर चुप हैं, लेकिन मुझे लगता है जनता अब बगावत के मूड में है हिंदुस्तान की। लेकिन उसको तो नेतृत्व चाहिए है। नेतृत्व जो है कोई आसमान से पैदा नहीं होगा, धरती फाड़ के निकलेगा, जनता के बीच से नेतृत्व है। आज जो इतना लोग कह रहे हैं, आप मीडिया से हो, पूरा सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया इतना सच दिखा रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों के कह रही है, वो जो गिद्ध हैं जी लोग, तो सरकार डरी हुई है ना। अब आपको तो किसी ने नहीं कहा, इतने पत्रकार। मैं तो मोदी जी से नहीं डरता, मैं तो किसी से नहीं डरता। मैं तो जो संवैधानिक दायित्व है एक पत्रकार का, वो मैं निभा रहा हूं और निभाऊंगा। इसी तरह से जो हमारे देश के पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, आप जैसे प्रबुद्ध लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों को एक सत्य के लिए लड़ना चाहिए। भगवान श्री राम भी कहते हैं सत्य के लिए लड़, कृष्ण जी कहते हैं तू युद्ध कर। तो भैया, अगर कोई एक आदमी गलत काम कर रहा है जिससे करोड़ों जनता जो है प्रताड़ित हो रही है, तो उसके लिए सारे लोगों को संघर्ष करना चाहिए और करना पड़ेगा।
तो जो लोक क्रांति अभियान की हमारी जो अवधारणा है वो संवैधानिक राजनीतिक मूल्यों के लिए एक आंदोलन है, और उसके लिए हम पिछले 2-3 महीने से लगातार देश भर में लोगों से बात कर रहे हैं। तो जैसे ही ये आवागमन शुरू होगा तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, सारे देश में हम इस अभियान को ले जाके जनता को खड़ा करेंगे। जो वर्तमान दलीय प्रणाली है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जो बीजेपी तो कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 2 आदमी की पार्टी हो गई, बाकी किसी का मतलब नहीं। जे स्वदेशी कहते थे, राष्ट्रवाद कहते थे, अब जे स्वदेशी राष्ट्रवाद की जगह पूंजीवादी राष्ट्रवाद हो गया है। तो इसलिए संकट सब कहीं है, सरकारी पार्टी में भी है और विपक्ष जी कांग्रेस तो राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी है। समाजवादी विचार इंदिरा गांधी तक का पीरियड है, वो तो लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ही उसका आधार था। लेकिन 90 के बाद या इंदिरा गांधी के बाद तो कांग्रेस भी पूंजीवादी हो गई। अच्छा, एक चीज बताइए कि शरद यादव जी और नीतीश कुमार जी के बीच में सत्ता, सम्मान और पद को लेके लड़ाई हुई या कोई और वजह थी? नहीं, उनका सत्ता सम्मान की नहीं है, कोई वैचारिक कारण नहीं था। कुछ जो मतलब बीच में लोग होते हैं ना, चापलूस टाइप के लोग, उन लोगों ने थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप किया, और वो तो शरद जी ने उनको अध्यक्ष बनाया था। हमारा जी कहना था, शरद जी भी हमारे नेता हैं, नीतीश जी भी हमारे नेता हैं, तो हमारा इतना ही कहना था कि आप नहीं बनना चाहते, संविधान में 2 बार का प्रावधान था, उन्होंने कहा हम तीसरी बार नहीं बनेंगे। तो हमने इतना ही कहा कि तीसरी बार जो बनेगा तो वो संविधान से बनेगा कि संविधान की हत्या करके बनेगा। इस बात पे मतभेद हुआ और उसके चलते ये जो है विवाद यहाँ तक आ गया। और पहले भी इस समाजवादी आंदोलन को तो शुरू 1934 से लेके आज तक लोगों ने इतना तोड़ा कि आज सबसे बड़ी पार्टी होती हिंदुस्तान की। और आज इस पूंजीवादी दौर में यदि किसी विचारधारा का विकल्प है तो वो समाजवादी। समाजवाद का मतलब न्याय और बराबरी का, धर्मनिरपेक्षता का। तो उसमें शरद यादव और नीतीश कुमार के बीच में कोई पद का या सत्ता का ऐसा कोई नहीं था। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, शरद जी यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनने खुद कहा। लेकिन बीच में कुछ जो इलेक्शन मैनेजमेंट वाले लोग और कुछ चापलूस लोग आए, उनने पता नहीं। लेकिन जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और शरद जी अध्यक्ष थे तो 2 बार अध्यक्ष वो हो चुके थे, इसलिए उन्होंने नीतीश जी को कहा। तो नीतीश जी को 2-2 पद रखने की क्या जरूरत थी? और योग्य लोग थे, किसी और को अध्यक्ष बनाया जा सकता। तो हमारा जो बुनियादी, और हम तो जाति के चलते नहीं आए थे ना, कि शरद यादव से हमारा कोई जाति से रिश्ता नहीं था, नीतीश कुमार से कोई जाति का रिश्ता। हम तो न्याय और बराबरी का विचार था, समाजवाद, इसलिए समाजवादी राजनीति में आए। लेकिन उसको हमारे जीवन में ही जिस तरह से जो है हमने उसको बिखरते देखा तो हमारी आत्मा ने विस्फोट कर दिया। तो आज़ादी के बाद पहला मुकदमा है जो आपने जनप्रतिनिधित्व कानून का है, उसमें हमारी यही लड़ाई है। पार्टियां पार्टी के संविधान से चलेंगी तभी देश देश के संविधान से चलेगा। पार्टियां पार्टी के संविधान से नहीं चल रही, इसलिए देश देश के संविधान से नहीं चल रहा कि एक आदमी भाजपा पे कब्जा कर लिया और उसने पूरे लोकतंत्र पे कब्जा कर लिया। ये इसलिए हो रहा है कि वहाँ भी कोई लोकतंत्र नहीं है। मतलब आडवाणी। अच्छा, एक सवाल, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोगोई साहब ने बाबरी मस्जिद के मामले में फैसला दिया और उसके बाद ही उनको राज्यसभा में चुन लिया गया है, राज्यसभा में भेज दिया सरकार द्वारा। इसको आप किस नज़रिए से देखते? देखिए, वो बहुत बड़े पद पे थे और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो तो एक प्रकार से उसको कह सकते हैं सुप्रीम पावर था। और जिस तरह से जो पिछले साल उनके कार्यकाल में निर्णय आए तो नैतिक मर्यादा तो ये थी कि उनको राज्यसभा या इस तरह के किसी पद की स्वीकार करना ठीक काम उनका नहीं था। अच्छा, एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि रंगनाथ मिश्र जी को भी जो है कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा था, तो अगर ये गोगोई साहब को भेज दिया तो कौन सा है, ये तो होता रहता है। और कई बार जो है ये भी बीजेपी के लोग कहते हैं कि फलाना घोटाला हुआ, हम इनके में ये हुआ। तो क्या कोई दूसरी पार्टी या मंत्री अगर बेईमानी करता है, भ्रष्टाचार करता है, घोटाला करता है, तो उसके बाद जो शासन में आता है क्या उसको भी वो करने का लाइसेंस मिल जाता है? देखिए, पहले भी जो कांग्रेस के दौरान जो भेजा गया था वो भी गलत था और अभी जो भेजा गया वो भी गलत था। हालांकि पहले और अभी के उसमें अंतर ये है कि पहले
काफ़ी एक नियत अंतराल के बाद भेजा गया था। इनका तो तुरंत चट मंगनी पट विवाह कर दिया कि वहाँ से सेवानिवृत्त हुए और यहाँ पे आपने शपथ ले दी राज्यसभा मेंबर की। तो ये देश में एक गलत संदेश गया और न्यायपालिका के प्रति जो लोगों की आस्था है कहीं ना कहीं वो खंडित हुई है। और इस तरह से हाई कोर्ट के जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सेवानिवृत्ति के बाद इनको किसी भी पद पे नहीं जाना चाहिए और इसके लिए कानून बनाना पड़े तो वो भी बनाना चाहिए। अच्छा, आदिवासियों की ज़मीनों को जो है बड़े उद्योगपतियों को, मल्टीनेशनल कंपनियों को दिया जा रहा है और उनको उनका प्रतिनिधित्व भी नहीं मिल रहा है और उनके जो मूल अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। उनके लिए अब आप आगे क्या लड़ाई लड़ेंगे? अभी हमारा पहला मुद्दा है कि जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है उसको लागू करो। तो लोक क्रांति अभियान के जो हमने जो पूरा एजेंडा बनाया है 20-25 बिंदुओं का, तो उसमें एक बिंदु ये भी है कि 5वीं और 6वीं अनुसूची जो संविधान में प्रावधान है उसको लागू करो। वो लागू होगा तो उनको सारी स्वायत्तता और सारे प्रशासनिक और आर्थिक अधिकार उनको वहाँ मिल जाएंगे। तो उससे जल जंगल जमीन बच जाएगी। वो सीधा एकमात्र रास्ता है कि 5वीं उसमें आर पार होना चाहिए। एक दूसरा, ये जो चुनाव बैलेट से होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये तो भारत में सिर्फ इसका डब्बा बनता है। बेंगलोर, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद, ये सिर्फ डब्बा बनाते हैं। इसकी जो चिप और इसका जो माइक्रो प्रोसेस है वो विदेशी कंपनी बनाती है। तो भारत का लोकतंत्र विदेशी कंपनियों को क्यों दे रखा है? तो बैलेट से चुनाव होना चाहिए। फिर दूसरा, ये जो जमीन का आपने बोला कि जो संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बाद जैसे केंद्र के लिए लोकसभा, राज्य के लिए विधानसभा है, उसी तरह गांव के लिए ग्राम सभा है। तो पहले जो जमीन अधिग्रहण कानून था 1894 का अंग्रेजों का, तो लोग देश के लिए जमीन देते थे। अब ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, देसी उद्योगपतियों को, किसानों को जमीन नहीं देना चाहिए। तो मैं तो इसमें मुहिम चलाना चाहता हूँ पूरे देश भर में कि जो किसानों की जमीनें राज्य सरकारों ने या केंद्र सरकारों ने विकास योजना के नाम पे ले रखी हैं, इनको वापस करो। और ना वापस करे तो जनता इन पे कब्जा करे जमीनों पे और इनको भगाए सबको। तो एक बड़ी आर पार की लड़ाई की ज़रूरत है और किसानों को मैं अपील करना चाहता हूं कि वो बिल्कुल सरकार को अब ज़मीन ना दें। स्कूल अस्पताल की ज़रूरत है या सड़क के है, उसके लिए तो ज़मीन दें, लेकिन ये औद्योगिकरण, शहरीकरण के नाम पे खेती की ज़मीन पे तुरंत रोक लगना चाहिए अधिग्रहण पे। अच्छा, एक सवाल और, ये लॉकडाउन के दौरान श्रम कानूनों में जो है बहुत ज़्यादा वो कर दिया गया, बदलाव कर दिया, उठा के सारे जो है पूंजीपतियों और औद्योगिक घरानों के पक्ष के कानून बना दिए गए। काम के घंटे भी बढ़ा दिए गए, उनका वेतन नहीं बढ़ाया। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि आप मजदूरों, आदिवासियों, गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ने का आपने संकल्प लिया है, तो उनको हक और हकूक़ के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जो जितने भी श्रम कानून आए थे वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो प्रावधान है उसके तहत वो कानून बने थे। वो संवैधानिक मैंडेट था। उसको जिस तरह राज्य के मुख्यमंत्रियों ने कमज़ोर किया है, ख़त्म किया, इवन भारत सरकार ने भी जो 4 कोड बना है श्रम कानून है वो सारे असंवैधानिक हैं, उनको तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। और अब ये जो फैशन बना है कि अभी कल मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का सुन रहा था, बोले वो प्रवासी मजदूर कमीशन बनाएंगे, जो मजदूरों का जो अधिकार है उसको तो ख़त्म कर रहे हैं और अब कह रहे हैं आयोग बनाएंगे। तो ये जो दोहरा जो चाल और चरित्र है इसको जनता को समझा के बेनकाब करना पड़ेगा और इसमें राजनीतिक दल अब भूमिका नहीं अदा कर पा रहे। अभी बहुत सारा, मैं चूंकि समय नहीं है, ये आर्थिक मुद्दों पे ये कुछ भी चल रहा है इस देश में। आरबीआई का गवर्नर ऐसे आदमी को बना दिया जो इकोनॉमिक्स का आदमी नहीं, वो तो सोशला जी के हैं, सोशला जी नहीं, हिस्ट्री के आदमी है, जो दास है ना जो आपका आरबीआई। तो वहाँ किसी अर्थशास्त्री को बिठालना चाहिए। ये नीति आयोग है, संविधान में कहीं उसकी जगह ही नहीं, कोई प्रावधान नहीं है। आज देश नीति आयोग बेचने के लिए काउंटर खोल रखा है कि राष्ट्र की संपत्ति कैसे बेची जाए। तो सारा देश का संवैधानिक तंत्र जो है ख़त्म कर दिया है और संविधान को बचाने के लिए जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रपति है या तो सुप्रीम कोर्ट है, तो दोनों लोग अपनी भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं। तो जनता की अदालत, जनता को खड़ा होना पड़ेगा। दलीय प्रणाली है जो मुख्यमंत्री तो अपनी जान बचाने के लिए हैं, उनने एक भी मुख्यमंत्री ने विरोध नहीं किया कि मेरा अधिकार है, प्रधानमंत्री का अधिकार नहीं। जी कर्फ्यू लगा रखा है,
कोई प्रधानमंत्री कर्फ्यू लगाता है? वो तो 144 सीआरपीसी उसमें वो डीएम कर्फ्यू लगाता है। अब कोरोना से लड़ाई में 9 बजे से रात भर कर्फ्यू का मतलब आप देश को तानाशाही की आदत में मतलब उसको अभ्यासरत करना चाहते हो। ये लोकतंत्र पे बहुत खतरा है। अब ये जो गाइडलाइन है इसमें राजनीतिक गतिविधियों पे अभी कोई चर्चा ही नहीं है कि उसको क्यों प्रतिबंधित कर रखा है। जब पूरा देश खोल रखा है तो राजनीतिक गतिविधियों को क्यों रोक के रखा है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। और इस पे ये जो सबसे बड़ी पार्टी है वो भी चुप है कि पार्लियामेंट की कमेटी की मीटिंग नहीं हो रही। ये मुख्यमंत्रियों ने मतलब कैसे वो होम सेक्रेटरी के आदेश से देश लॉकडाउन हो गया? कहाँ संविधान में है कि मतलब ये संवैधानिक संस्थाओं को एक सेक्रेटरी ने बंद कर दिया? ऐसा तो अधिकार राष्ट्रपति के पास भी नहीं है जो अभी हुआ है। तो राजनीतिक दल तो एक निर्जीव चीज है जो पंजीकृत हो गई चुनाव आयोग में। उसकी आत्मा और उसकी शक्ति तो जनता है। अब ये जो है निर्जीव हो गए राजनीतिक दल, उनमें चेतना नहीं बची, उनमें संवैधानिक मूल्यों के प्रति जो कमिटमेंट है वो नहीं बचा है। तो सिर्फ राजनीतिक दल का मतलब सिर्फ मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद नहीं होता। असली तो जनता है ना, वो जनता के प्रतिनिधि हैं। और जब वो जो है अपना दायित्व निर्वहन करने में असफल हो जाए तो जनता ही अंतिम सत्य है कि जनता को संगठित करके और जगा के गोलबंद करके इसको देश को बचाना है। तो ये थे श्री गोविंद यादव। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।